नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रीतिकाल की परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। भाग 1 के व्याख्यान में हम रीतिकाल के राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों की चर्चा कर चुके हैं। इस व्याख्यान में हम रीतिकाल के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईस्वी सन 1643 से 1843 का कालखंड हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इस युग की सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार थी। इस युग में भी जाति भेद विद्यमान था, स्त्रियों का शोषण होता था, स्त्रियों की स्थिति वस्तु या संपत्ति जैसी थी। बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियाँ उस समय के समाज में विद्यमान थी। आमजन के लिए शिक्षा का अभाव था, स्त्री शिक्षा लगभग नगण्य थी। इसी का परिणाम था कि अनेक प्रकार के समाज सुधार आंदोलन शुरू हुए, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ इस युग की धार्मिक परिस्थितियों पर हम जब चर्चा करते हैं तब हम देखते हैं कि इस युग में अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें लगातार गहरी हो रही थी। धर्म अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहा था। औरंगजेब के कारण हिंदू मुसलमानों में विरोध हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल में सांप्रदायिक सद्भाव कायम था। हिंदू मुसलमान एकता के लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन औरंगजेब दारा सिकों जैसे सांप्रदायिक सद्भाव रखने वाले व्यक्ति की हत्या करके शासक बना था। इसलिए वह इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता था, उनसे नफरत या घृणा करता था। इस युग में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। राम भक्ति शाखा में भी इस युग में सखी भाव शुरू हुआ, रसिक प्रवृत्ति शुरू हुई। राम का मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप लोगों ने भुला दिया। उन्होंने राम को कृष्ण की तरह सखी या सख्य भाव की भक्ति पर बल दिया। राधा कृष्ण के नाम पर इस युग में अतिशय श्रृंगारिक रचनाओं की शुरुआत हुई। सूफियों के काव्य में नक्शिक वर्णन शुरू हो गया। इस युग में मठ सत्ता के केंद्र बन गए। मठ या मठाधीशों का केवल धार्मिक मामलों में ही नहीं बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप ही शुरुआत हो चुकी थी। इस युग की धार्मिक परिस्थितियों के साथ साथ जब सांस्कृतिक परिस्थितियों की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि शाहजहां काल में सांस्कृतिक विकास अपने चरम पर था। ताजमहल, मयूर सिंहासन आदि का निर्माण हो चुका था, लेकिन औरंगजेब कलाओं का शत्रु था। उसके दरबार में संगीत आदि कलाओं की मनाही थी। उसी का नतीजा था कि उस समय सांस्कृतिक विकास या कलाओं का विकास रुक सा गया था। औरंगजेब के बाद मुगल दरबार में कला प्रदर्शन की वस्तु हो गई। सामंतों ने मुगल बादशाहों का अनुकरण किया और उसी का नतीजा था कि उनके दरबार में भी कलाएं प्रदर्शन की वस्तु बन चुकी थी। चित्र, मूर्ति आदि कलाओं में वासना घर कर चुकी थी। वैसे कलाओं की दृष्टि से, कलाओं के विस्तार की दृष्टि से यह सर्वोच्च समय था। इस युग में सांस्कृतिक विकास में तो पूर्ण स्तर पर पहुंचा। इस युग के साहित्यिक परिदृश्य या परिस्थितियों पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि इस युग के कवियों ने आश्रयदाताओं के आश्रय में साहित्य रचना की थी। यूँ तो आदिकाल में भी आश्रयदाताओं के आश्रय में साहित्य रचना की गई, लेकिन रीतिकाल का साहित्य आदिकाल के साहित्य से इस रूप में भिन्न है कि आदिकाल में आश्रयदाताओं के आश्रय में रहते हुए भी कवियों ने वीर रस की रचनाएं की, जबकि रीतिकाल में श्रृंगारिक रचनाएं ज़्यादा हुई है। केवल भूषण ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस की रचना की है। इस युग के कवियों ने चूँकि आश्रयदाताओं का आश्रय में थे, इसलिए सामंती अभिरुचियों का विशेष ध्यान दिया है। इस युग में साहित्य भी प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन की वस्तु बन चुका था। साहित्य में प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी। फारसी राजभाषा थी। साहित्य में श्रृंगारिकता का बहुत विस्तार हो चुका था। हालांकि इस युग में नीतिपरक साहित्य भी लिखा गया है। गिरधर, कविराय, वृंद आदि अनेक रचनाकार थे जिन्होंने नीतिपरक पद भी रचे हैं। बावजूद इसके इस युग में भक्ति काव्य की भी रचना हुई, लेकिन भक्ति में राधा कृष्ण की भक्ति का आधार मानकर लोगों ने श्रृंगारिक रचनाओं पर विशेष बल दिया है। और कहा भी है, आगे के कवि रिझे तो आगे के सुकवि रिझे तो कविता ही नहीं तो राधे कनाई सुमिरन को बहानो है। उनका लक्ष्य भक्ति से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन और सामंती अभिरुचि की ध्यान की तरफ ज़्यादा रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिदृश्य किस प्रकार का था, परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी। धन्यवाद।